हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों के बाद आप सभी का इस चैनल पे मैं अगेन स्वागत करती हूँ। ठीक है, काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी लंबा समय हो गया आप लोगों से मिले हुए। तो देखिए, आज जो हमारा ऑनलाइन आने का और ये जो क्लास है उसका मोटो क्या है, तो देखिए हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है ना, वो देखिए जेटेट का जो नियम है, नियमावली है, वो कभी भी पास हो सकती है। और ये झारखंड है, ठीक है? यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त आपका पासा पलट सकता है। तो देखिए जेटेट का जो देखिए जनवरी ख़त्म होने वाला है, जनवरी ख़त्म होने में मात्र 3 से 4 दिन का समय रह गया है और अभी तक आपका जेटेट का रीओपन नहीं हुआ है फॉर्म। बट फिर भी आप लोग एक मान करके चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा, 15 दिन का टाइम मान के देता है। तो फिर भी 29 मार्च को जेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद 30-31 को भी अगर जेटेट करवा दे या फिर उससे पहले भी जेटेट करवा दे, तो हम लोग को क्या करना है कि जेटेट के लिए मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से प्रिपेयर हो जाना है। यहाँ पे आपका देखिए इस चैनल पे मैं आपका पर्सनली मैं जो हूँ वो लूँगी आपका जेटेट की क्लासेस में सीडीपी और साथ ही साथ आपका लैंग्वेज पेपर जो है जो कि हमारा 30 नंबर का जो लैंग्वेज पूछा जाता है रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज खोटा की मैं क्लासेस लूँगी, ठीक है? और आपका सीडीपी का भी एक डेमो क्लासेस यहाँ पे चलेगा, देन फिर एप्लीकेशन पे चलेगा आपका। तो आप लोग इसको देखेंगे। और तो और देखिए, जेटेट हम लोग को क्लियर करना क्यों आवश्यक हो जाता है वो चीज़ देखिए। देखिए 2012, ठीक है? 2012 में जेटेट हुआ, देन 2016, चलो भाई इसके बाद बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 2016 है। अब देखिए अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। कितना साल का गैप हो गया है? 10 साल का गैप हो गया है, ठीक है? 10 साल में अभी तक आपका एक भी जेटेट कंडक्ट नहीं हुआ है, मात्र 2 जेटेट कंडक्ट हुए हैं। और अभी आप जितने भी प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन टीचिंग वाले जितने भी आ रहे हैं, एटलीस्ट आपका जो केजीबीवी कस्तूरबा भी आ रहा है, तो उसमें भी आपका जेटेट ही माँगा जा रहा है। उसमें सीटेट को वैलिड नहीं कर रहा है बहुत जगह पे, खास करके ये झारखंड वाले रीजन में। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग जेटेट पे 110% फोकस्ड होकर के पढ़ेंगे ताकि जेटेट हमारा क्लियर हो जाए, ताकि आने वाले जितने भी सहायक आचार्य हैं और भी जितने एग्जामिनेशन हैं उसमें हम क्वालिफाई कर पाएँ और अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो अब बारी है जेटेट की। इस अब की बार जेटेट पार्ट, ठीक है? मैं अपना भी परिचय दूँ कि मेरी जो है वो सीटेट क्लियर है। उसके बाद में फिर मेरी जो बिहार स्टेट हुई थी अगर हाल फिलहाल 2025 में, जो अक्टूबर-नवंबर में चली थी, मैं उसको भी क्वालीफाई हूँ, ठीक है? तो आप सीडीपी जो है वो मैं किस लेवल का लूँगी मैं वो आप पहले समझिए। देखिए अभी तो झारखंड सरकार को नियमावली और सिलेबस बनाने में काफ़ी वक़्त लग रहा है, बट कहीं न कहीं सूत्रों से पता चल रहा है कि ये सीटेट के तर्ज पे होगी। और सीटेट का एग्ज़ामिनेशन किस लेवल का होता है, सीबीएसई किस लेवल का पैटर्न सेट करता है, वो चीज़ हम लोग भली-भाँति जान चुके हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखते हैं हम लोग का रिज़ल्ट का परसेंटेज क्या होता है, 2%, 3%, 2.5%, 1.5%, 25 इस बार 25 लाख फॉर्म गिरा है सीटेट में, ठीक है? तो देखिएगा कि कितने परसेंट होंगे, तो 1%, 2% ही पास होते हैं। अब समझ जाइए कि सीटेट का इस तरीके का लेवल है, तो फिर देन जेटेट में क्या होगा। हम लोग सीडीपी को इस प्रकार पढ़ेंगे कि हमारा जेटेट हो, सीटेट हो। आपका आने वाला महीना में ना मई जून में आपका यूपी टेट भी होने वाला है, तो यूपी टेट को भी कवर अप करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि पास करना काफ़ी ज़रूरी है भाई, वहाँ भी बन जाए, क्या पता किस्मत किस्मत कहाँ साथ दे दे। तो आज हम लोग करेंगे जेटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएँगे। तो हमारे जितने भी भावी शिक्षकगण हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी भाई-बहन जुड़े हुए हैं, सर हैं, मैम हैं, वो लोग क्या करेंगे कि ये वीडियो को एक बार शेयर करेंगे और खोटा भाषी और साथ ही साथ सीडीपी पढ़ने के लिए आराम से एकदम बेसिक लैंग्वेज से पढ़ने के लिए आपका मैथ साइंस का पेडागोजी भी हो जाएगा। मैं करवाऊँगी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अच्छे से करवाऊँगी, चाहे जो भी है। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही है मैथ साइंस, तो देन अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो आइए आज की क्लासेस को हम शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आज है हमारा पीवाईक्यू खोटा का। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1।
फरिश डहर के लिखवैया हथ, यानी कि कहानी जो है ये फरिश डहर ये किस प्रकार की कथा है या कहानी है, कविता है, क्या है? तो ये है आपका कहानी संग्रह है। इनको लिखा कौन है? तो ये लिखे हैं आपके पंचम महतो जी लिखे हुए हैं। कहाँ कौन लिखे हुए हैं? तो पंचम महतो जी। ये किस प्रकार का है? तो ये कहानी संग्रह है। राइटिंग काफ़ी गंदा हो गया क्या? इग्नोर राइटिंग, ओके। आप लोग राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। और इसमें जो कितने कितने कहानी है, तो इसमें कहानी का जो संख्या है वो आपका 11 है। ये जो कहानी है ना, इस ये तो मेरे पास प्रॉपर अभी फरिश डहर का नहीं है, बट अगर मेरे पास आता है तो इसको हमें नाम के साथ, जैसे कि दीदी है, दीदी जी है, डाइन है, और भी काफ़ी सारा है, तो इसको है ना हम एक बार कैटेगराइज करके इसको हम एक अच्छे तरीके से आपको हम टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फरिश डहर के लिखवैया कौन है? तो पंचम महतो जी हैं। अभी बस आपको थोड़ा देर पहले ही बताएं कि दीदी जी का कहानी कौन किताबी की लिखल कहानी है? तो ये है आपका फरिश डहर का। फरिश डहर का आपका जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये है आपका पंचम महतो। और तो और ये भी पूछा जा सकता है कि दीदी जी जो है वो क्या है? वो किस प्रकार का मतलब क्या आपको ऑप्शन में दे देगा, कहानी है, संग्रह, कहानी संग्रह का एक कहानी है कि ये कविता है कि ये क्या बोलते हैं उसको, गीत है? तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये कहानी है, ठीक। सोंद माटी, सोंद माटी कौन लिखे थे? तो डॉक्टर विनोद कुमार। खोटा गद्य पद्य संग्रह, आपको जब हम एक्साइज पढ़ा रहे थे खोटा, उस टाइम इसको काफ़ी अच्छे से बताए हैं, ठीक है। और छाईहर है ना, यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है ना। छाईहर कौन लिखे थे? तो चित्तरंजन महतो, चित्रा जी। ये होता है आपका ऑप्शन का पोस्टमार्टम। और देखिए जेटेट में यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है ट्राइबल लैंग्वेज का या फिर रीजनल लैंग्वेज का। तो हम लोग को क्या करना है कि जितना भी कुछ है भाई, है ना, सब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। खोटा में प्रथम, खोटा में उपन्यास, खोटा में रचनाकार, खोटा में गीतकार, खोटा में संगीतकार, जितना भी कुछ होता है ना A to Z कीजिए, ताकि खोटा में हम लोग क्या है कि इतना मार्क्स तो ला पाए, 25+। 30 में 30 बोलना थोड़ा सा आसान लग रहा है, बट ये काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन 25 में 25 ला पाए, 25+ ला पाए, ठीक है। ये हमारा मोटो रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोंद माटी के प्रकाशक प्रकाशन बच्छर है, यानी कि सोंद माटी जो है वो किस वर्ष से आपका प्रकाशन हुआ था? तो सोंद माटी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। और सोंद माटी के लिखवैया कौन है? तो ये है आपका डॉक्टर विनोद कुमार। कौन? डॉक्टर विनोद कुमार। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं आपके रहने वाले दारू हजारीबाग के। इसमें कुल कितनी कहानियां हैं? कलर थोड़ा चेंज कर ले। इसमें कुल कितनी कहानी है? देखिए स्टोरी, एस मतलब स्टोरी, ओके। 10 कहानियां हैं। और पी मतलब पोयम, जिसमें 31 आपका कविताएं हैं, ठीक। सोंद माटी का प्रकाशन अक्षर कितना है? तो 1990। इनके लिखवैया कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार। ये रहने वाले कहाँ के हैं, रहवैया कहाँ के हैं? तो दारू हजारीबाग के। और इनमें कहानियां टोटल कितनी है? तो 10 कहानी के साथ साथ आपका 31 जो है वो कविता है, ठीक। यहाँ तक इन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सोन माटी के बारे में और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको बोल दिया जाए कि सोंद माटी का पहला कहानी क्या है, अंतिम कहानी क्या है, अंतिम अंतिम इसका कविता कौन सा है, पहला कविता कौन सा है, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे कंटेंट डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। सोन माटी का जितना भी बन सकता था क्वेश्चन मेरे हिसाब से हम उतना आपको करवाएं, ठीक है। और तो और आगे देखेंगे। खोटा निबंध के प्रकाशन बच्छर है। खोटा निबंध कौन से वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1990 में, ठीक। कब? तो 1990 में।
अब देखिए आगे देखेंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हथ। एक पथिया डोंगल महुआ का संकलनकर्ता कौन है? अब देखिए जो एक पथिया डोंगल महुआ है हम लोग यहाँ पे कब पढ़े थे, तो ये आपका हम लोग का जो सिलेबस था वो था जेएसएससी सीजीएल में, है ना। जब सीजीएल का एग्जामिनेशन हम लोग दे रहे थे उस समय एक पथिया डोंगल महुआ को एक एक जो कविता होती है ना उसको हम लोग पढ़े थे यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक। तो इनके डोंगवैया कौन है, तो ये है आपका संतोष कुमार महतो जी। कौन है, तो संतोष कुमार महतो जी। इस प्रकार से भी हो सकता है आपका कि एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया के हथ, तो संतोष कुमार महतो जी। अब देखिए आप बोलिएगा पथिया का मतलब क्या होता है? पथिया का मतलब होता है अ, एक टोकरी होता है ना, टोकरी हम लोग गाँव देहात में टोकरी बोलते हैं, तो उसको पथिया भी कहा जाता है। और डोंगल का महुआ होता है चुनना या फिर बिछना। क्या पता आपको इसका शाब्दिक अर्थ ही पूछ दे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। छौवा दुलार कविता के लिखवैया हथ, यानी कि छौवा दुलार का कविता का जो लिखवैया कौन है, ठीक है। तो ये हैं आपके भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ये बेसिकली थे कहाँ के, तो ये गिरिडीह के रहवैया थे। इनका जन्म कर्म जो था वो गिरिडीह में हुआ था। इनके दादाजी इनको पाले थे, इनके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, ठीक है। और एक ये जो है ना भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, ये क्या थे ना कि काफ़ी क्रांतिकारी नेचर के थे। ये इनकी जो बोलने की जो शैली थी ना, इनको इनकी जो प्रभावशालीता थी, इनकी जो प्रभाविक इनका नेचर जो था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। इस वजह से इनको ना कई बार जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद में ये जो हो अब आज के डेट में अगर आप लव मैरिज करते हो, इंटरकास्ट मैरिज करते हो, तो इस समय आज के डेट में फाड़ा-फाड़ी हो जाता है। लेकिन उस समय के ज़माने में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी जो हैं, वो इंटरकास्ट मैरिज किए थे, साथ ही एक विधवा औरत के साथ ये अपना मैरिज को किए थे और ये बाद में विष्णुगढ़ में आकर के शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये हुआ भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में। अगर आप चाहिएगा तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जो पूरा जीवनी है ना, मैं उसको एप्लीकेशन पे करवाऊँगी। कहाँ करवाऊँगी? तो एप्लीकेशन में करवाऊँगी। एप्लीकेशन का भी चार्ज आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, 149 बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको इतना डिटेलेशन कहीं नहीं मिलेगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम शीर्षक का निबंध कौन कविता में छपल है? अब देखिए हम लोग जब निबंध निबंध पढ़ रहे थे, है ना, 11 प्रकार का निबंध है। उसके बाद में 11 निबंध तो पहले था, उसके बाद में अभी 14 निबंध फिलहाल कर दिया गया है, उसको चेंजिंग हुआ है। ज़्यादा दिन पहले नहीं, 2023 22-23 में हुआ है। तो देखिए इसका जो भाई बहन का शुभ प्यार का प्रतीक जो करम परब है, यहाँ पे कर्मा का जितना भी मतलब कि रिचुअल्स होते हैं उसको दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक बहन अपने भाई का वेट करती है। तो ये किस कहानी में, ये कौन-सा किताब में छपा हुआ है? तो ये छपा हुआ है आपका खोटा निबंध में। और खोटा निबंध लिखे कौन हैं? तो डॉक्टर बीएन होहतार जी, ठीक है? डॉक्टर भोलानाथ होहतार सर, ठीक है? यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। माइकेल लोर, क्या कहानी का नाम क्या है? तो माइकेल लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है? माई का जो लोर है वो कौन सा कहानी किताब में छपा हुआ है? तो देखिए ये कहाँ कौन किस में छपा हुआ है, तो सोंध माटी में छपा हुआ है। अब थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं और हम लोग करेंगे अब ऑप्शन का पोस्टमार्टम। छाइहर, तो छाइहर कौन लिखे थे? तो छाइहर लिखे थे आपका चितरंजन महतो चित्रा जी। अगर आप यहाँ पे अगर आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है, अगर आपने पीवाईक्यूज़ का अगर आप एक सेपरेट बुक ले रखे हैं तो देन उसमें आप पेंसिल से लिखिए, है ना? ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम होना चाहिए। और नहीं तो अगर आप प्रिंट फॉर्म में प्रिंट निकाले हुए हैं तो उसमें भी आप ये सब पेंसिल से लिख सकते हैं। फारिश डहर अभी जस्ट पहले बताई कि पंचम महतो। और मैलाइल हवा, है ना? मैलाइल हवा को कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे राम टहल ओहतार। इसको कौन लिखे थे? तो राम टहल ओहतार, ओके। माई के लोर का शीर्षक कहानी कौन लिखे? तो सोंध माटी में लिखा हुआ है। कौन लिखे हुए हैं कौन? तो डॉक्टर विनोद कुमार। छैहर कौन लिखे हैं? तो डॉक्टर चितरंजन महतो चित्रा। फरिश डहर डॉक्टर पंचम महतो। और मैलाल हवा तो राम टहल ओहतार, ठीक है। अब आगे देखेंगे,
खोरठा भाषाक वाल्मीकि केकरा कहल गेल है। खोरठा भाषा का जो वाल्मीकि है वो किनको कहा गया है। ईस्ट और वेस्ट है ना, पानुरी जी इज बेस्ट है ना। इस टॉपिक को दिमाग में फिट कीजिए और पानुरी जी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो A to Z ABC कुछ भी हो, लेकिन खोरठा का जो हमारे जो वाल्मीकि हैं डॉक्टर श्रीनिवास पानुरी जी, इनसे क्वेश्चन आपका 110% चाहे आप झारखंड का कोई सा भी एग्जाम दे ले और उसमें आपका अगर खोरठा सब्जेक्ट है और उसमें अगर पानुरी जी का क्वेश्चन नहीं है ना, तो उसमें खोरठा का सब्जेक्ट खोरठा खोरठा है ही नहीं। ठीक है, खोरठा को खोरठा बनाने वाले श्रीनिवास पानुरी जी ही थे। तो खोरठा भाषा का वाल्मीकि किनको कहा गया है, तो डॉक्टर श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया है। और ये जो श्रीनिवास पानुरी जी को जो है वो वाल्मीकि तो बोल दिए, खोरठा का वाल्मीकि तो बोल दिए, लेकिन ये खोरठा का वाल्मीकि का जो उपाधि है वो दिए कौन, तो ये देने वाले थे आपके रामदयाल पांडे। कौन थे? रामदयाल पांडे। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हर को बता देता है कि खोरठा भाषिका वाल्मीकि श्रीनिवास पानुरी जी को कहा जाता है, लेकिन कि इनको उपाधि कौन दिया ये चीज़ कोई नहीं बताते हैं। तो ये है आपके रामदयाल पांडे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आज नाई तो कायल हमर बात माने है तो गोड़े कांटा मुँहे धर टाने है तो ई केकर कथन है। देखिए ये जो कथन है ना, ये कथन काफ़ी चर्चित हुआ था सीरियल के टाइम, ठीक है ना, देखे थे। आज नहीं तो कल हमार बात माने है तो गोड़े कांटा मुँहे धर टाने है, तो ये किसका कथन है, ये कौन बोले थे, तो ये बोले थे हमारे वेदरवाई साहब डॉक्टर A K झा साहब, ठीक है, अजित कुमार झा। इनका एक व्याकरण भी है, ठीक है ना। व्याकरण से ही खोटा का लोकोक्ति, मुहावरा, आहाना आहना और जितनी भी पहेलियां हैं ना, सब इन्हीं के बुक से लिया जाएगा, ठीक है। और ये काफ़ी ये कंटेंट में ना काम हो रहा है, काफ़ी हद तक काम हो चुका है, तो आप लोग भी पूरी तरीके से माइंड में बैठा करके प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना और क्या नहीं। A K झा का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी थोड़ा टफ होता है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। खोरठा संज्ञा यानी संज्ञा की कितना भेद करल गेल है। खोरठा में जो संज्ञा का भेद होता है वो कितना किया गया है, तो हिंदी की तर्ज में ही खोरठा जो है, हिंदी के तर्ज में ही संज्ञा जो है खोरठा में भी उसी प्रकार से लाइज करती है, उसी तरीके से उसी का पैरेलल है ना। तो उसी प्रकार से इसका भी 5 भेद होता है। कौन कौन सा, तो जातिवाचक, भाववाचक है ना, उसके बाद में फिर आपका हो गया गोठवाचक, चीज वस्तुवाचक। इस प्रकार से आपका 5 प्रकार का संज्ञा हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। लुआठी पत्रिका के संपादक हथ, यानी कि लुआठी पत्रिका का जो संपादक कौन थे। देखिए ये जो पत्रिकाएं होती है, पत्रिका का प्रकाशन, संपादक, संपादक और प्रधान संपादक, ये सब चीज़ काफ़ी पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ का भी आपका मैं सेपरेट क्लास लेके आऊँगी। आज ये हमारा देखा जाए तो बेसिकली पहला क्लास है जेटेट के लिए। तो ये इनके जो संपादक हैं वो कौन थे, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। आपको पूछेगा कि आकाश खूंटी किनका उपनाम है, तो ये हम लोग नाम याद रखेंगे कि गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम जो है वो आकाश खूंटी है, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मौसम वैज्ञानिक के नामे जानल जाहेला। मौसम वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते थे। मौसम वैज्ञानिक बोलूँ या फिर वेदर वाइज बोलूँ या फिर आपका छारपात बोलूँ, तो ये किनको किनको जाना जाता था, तो ये जाना जाता था डॉक्टर A K झा जी को। क्या क्या नाम से जानते थे, तो मौसम वैज्ञानिक, वेदर वाइज, उसके बाद में फिर छारपात, किनको, तो डॉक्टर A K झा जी को। अब देखिए जियो मोरो काम और एक पहला धान, ई कहावत के अर्थ क्या है। यानी कि देखिए कहते हैं ना कि कहावत भी एक कहावत है कि मुर्ग बूझे न पाखल सीझे, यानी कि ना मुर्ग बूझता है ना पाखल सीझता है, यानी कि पत्थर सीझ सकता है क्या, उसको क्या बोलते हैं कि कहावत बोलते हैं। एक प्रकार का कहावत होता है, जैसे कि जियो मोरो काम और एक पहला धान, इसका कहावत का अर्थ क्या है कि ढेर काम के अवजी कम कुरे के विरोध। यानी कि बहुत ज़्यादा आप काम काम करवा रहे हैं हमसे, है ना, मान के चलिए हम आपकी यहाँ मजदूरी करने गए, आप हमको जितना मन करे उतना आप हमको काम करवा रहे हैं, काम पे काम, काम पे काम, और इसके बदले में आप हमको क्या किए, कूरे का अर्थ होता है कि मेहताना,
क्या होता है? मेहताना, है ना? या फिर इसको बोलिए ना कि मेहताना ही याद रखिए। एक और इसको हिंदी लैंग्वेज में और बोला जाता है, ठीक है ना? तो देखिए, वेजेस जिसको हम लोग वेजेस बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वही चीज़ होता है मेहताना, ठीक है? कुरई उसी कोठा में कुरई और हिंदी में मेहताना और इंग्लिश में आपका वेजेस होता है। तो हमको वेजेस याद आ रहा है, इसका हिंदी नाम याद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो जियो मरो काम और एक पहला धान का अर्थ क्या होता है कि बहुत सारा काम करने के बदले में आप हमको अगर कम कुरई दीजिएगा, कम मेहताना दीजिएगा, तो उसके लिए हम तो आपका विरोध करेंगे ही। तो ये होता है कहावत, ठीक है? खोटा रत्न उपाधि सोबले पहिल केकरा और कधिया मिलल। यानी कि देखिए खोटा रत्न का उपाधि का जो शुरुआत होता है वो कब होता है, तो 1993 में होता है, ठीक है? और ये पहले व्यक्ति कौन होते हैं जिनको ये 1993 में ये सम्मान मिलता है, तो ये होते हैं आपके रामशरण विश्वकर्मा। ये कब होता है, तो 1993 में। और उसके बाद में इनको बहुत सारे को मिलता है, जैसे कि सुकुमार जी को भी मिलता है ना, बहुत सब लोग को मिलता है, लेकिन एकमात्र महिला होती हैं, एकमात्र महिला महिला है, याद तो रखना ही पड़ेगा। इनका नाम क्या था? इनका नाम था आपका गीता वर्मा। इनको मिला था खोटा रत्न उपाधि कब, मतलब कि ये पहली महिला थी, ठीक है? यहाँ तक इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बोरवा अड्डा अखई बोर संस्मरण के लिखल हथ। देखिए देखिए, बोरवा अड्डा अखई बोर संस्मरण, यहाँ पे क्या एक शब्द आया है, संस्मरण को कौन लिखे हैं, तो इसका आंसर होगा शांति भारत। अब देखिए, संस्मरण क्या होता है ना कि कोई एक जीवनी है ना, जीवनी मान के चलिए, कोई इंसान है मेरे दिल का बहुत बहुत करीब है, ठीक है? मान के चलिए उसकी डेथ हो जाती है, उसके बारे में उसकी जो हम वृतांत होती है, उसकी जो जीवनी होती है, उसकी जो यादें होती हैं, उसको एक बुक के फॉर्मेट में हम उसको सजा देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग संस्मरण। और देखिए, बोरवा अड्डा अखईपुर, बोरवा अड्डा कहाँ पे थे, तो ये धनबाद में है। और हम लोग सब जानते हैं कि पानुरी जी कहाँ के रहने वाले थे, तो बरवा अड्डा धनबाद के रहने वाले थे। बोरवा अड्डा अखईपुर, अखई मतलब अक्षय, जिसका कोई विनाश नहीं होता है। अखईपुर, बोर का मतलब बरगाछ, बरगाछ यानी कि बोले तो वट वृक्ष, वट वृक्ष को देखते हैं ना, हम लोग पूजा करते हैं, हमारे जितने भी मैडम हैं और हमारी जितनी भी भावी शिक्षिकाएं गण हैं, वो लोग देखते हैं कि हम लोग अपने हस्बैंड का लंबे उम्र के लिए क्या करते हैं कि बर पेड़ में जा कर के पूजा अर्चना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अक्षय होता है, वो बहुत समय तक उसका जो लाइफ टाइम है ना, वो बहुत समय तक रहता है, ठीक है? तो देखिए, बरवा अड्डा का अक्षय बोर, यानी कहने का अर्थ है कि बरवा अड्डा का अक्षय बोर हैं आप। श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं वो, भले उनकी कितना ही वर्ष उनके डेथ को क्यों ना हो जाए, लेकिन उनको हम लोग हमेशा ही याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि खोटा को खोटा वही बनाए हैं। खोटा उस समय कोई नहीं था, ठीक है ना? खोटा में कोई लिखते नहीं थे, कोई पढ़ते नहीं थे। उस समय ये खोटा पे वर्क कर रहे हैं, खोटा को खोटा बनाए हैं, ठीक है? तो इन्हीं इसीलिए इनको कहा गया है कि खोटा भीष्म पितामह, ऐसे नहीं इनका नाम दिया गया है। तो बोरवा अड्डा का अखई बोर का भी अर्थ समझ में आ गया होगा, संस्मरण का भी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको लिखे कौन है, तो शांति भारत जी लिखे हुए हैं। कोका के उल्टा अर्थ एक शब्द है, यानी कोका, है ना? जो देखते हैं ना गांव देहात में, कुछ नहीं बोलता, उसको बोलते हैं अरे बाबू तो कोका ही रे, कुछ ना बोलल जानो ही रे, कोका कहीं के। तो मतलब उसका मत अर्थ होता है कि वो कुछ नहीं बोलता है। और देखते हैं कोको बच्चा रहता है जो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है ना। मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको निकनेम किसी किसी का रख देते हैं कि लबरा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो बोलता है उसको लबरा बोल देते हैं कि का तुम बकरी जैसा लबर लबर करते रहता है, लबरा कहीं के। तो वो हो जाता है लबरा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और एक तो बच्चा होता है कुछ बोल भी नहीं करता है, कितना पिटिए कुछ नहीं बोलता, उसको वो बोलते हैं कोका, ठीक है? तो कोका का उल्टा अर्थ शब्द क्या है, तो कोका कुछ नहीं बोल रहा है, इसका अपोजिट है कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो उसका अर्थ होता है लबरा। लुरगर मतलब कि उसका क्षमता, ठीक है? कि वो अच्छा कर पाता है कि नहीं, गुणवान। लुरीगन मतलब गुणवान ही होगा। और चनफन का मतलब तेज तर्रार होता है। और गोला का मतलब एक देखिए, गोला का अर्थ यहाँ पर ना 2-3 तरीके से निकल रहा है। एक गोला का अर्थ तो होगा आपका मालिक, है ना? दूसरा दूसरा गोला का अर्थ होगा आपका
रंग जैसे कि गोला, गोला बरदा, गोला बकरवा। और गोला का अर्थ होगा कि मतलब मतलब भूरा चितकबरा भी होता है, ठीक है? और गोला का मतलब गोला भी हो सकता है जो राउंड सर्कल का होता है, और एक जगह का भी नाम गोला है, गोलामुरी वाला जो रास्ता है वो, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये इतना चीज़ का नाम, ये एक शब्द का इतना अर्थ होता है। पढ़े हैं कि तत्कालिक वर्तमान काल रूप है तय, यानी कि जो पढ़ रहा है उसका तत्काल वर्तमान काल का जो रूप है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका पढ़ रहल है, ठीक है? पढ़े लागल है ये आपका नहीं होगा, पढ़े थे तय ये आपका पास्ट में चला जाएगा, पढ़े पारे ये भी आपका पास्ट में चला जाएगा, पढ़े लागल है ये भी आपका मतलब कि क्या है कि कंटिन्यू पढ़े लागल है ना? यहाँ की ये अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पढ़े है यानी कि पढ़ रहा है, यहाँ तत्काल वर्तमान काल बोला गया, इसीलिए इसका आंसर होगा पढ़ रहल है। कांदे की कौन क्रिया है, यानी कि मतलब कि जो रो रहे हैं उसमें कौन-सा क्रिया है, तो इसमें है आपका अकर्मक क्रिया। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जे शब्द संज्ञा व सर्वनामे के गुण बतवे हैं तकरा कहल जाय है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण बता दे, संज्ञा जो किसी का नाम नाम और किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ का नाम को बखान करे उसको संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आता है। सपोज़ हम लोग को हम लोग गाय पे निबंध लिख रहे हैं तो गाय एक पालतू पशु है ना? गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 आँख होती है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 नाक होते हैं। तो ये सब चीज़ गाय-गाय हर बार लिखना वो सही बात नहीं होता है, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस भी भद्दा लगता है, राम खाता है, राम जाता है, राम आता है। उससे बढ़िया एक हम लोग इन्वेंशन किए कि नहीं, संज्ञा की जगह एक शब्द आ गया उसको बोलते हैं सर्वनाम। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम का भी गुण बता दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विशेषण या फिर विशेषता बोलते हैं ना। तो उसको विशेषण जैसे कि संज्ञा मतलब राम हो गया, और विशेषण संज्ञा की जो गाय है ना वो क्या है, भूरे रंग की है। तो ये गाय का जो रंग रूप का जो बखान कर रहा है वो किसके अंदर आता है, तो वो आता है हमारा विशेषण के अंदर आता है। अब देखिए संज्ञा के अवधि अवैया शब्द के कहल जाए। संज्ञा का जो संज्ञा के बदले जो आने वाला शब्द है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सर्वनाम कहा जाता है। हमर माय ओकरा कहिल, कहिल के सही रूप हतै, यानी कि देखिए ये थोड़ा-सा सेंटेंस थोड़ा-सा हमको रॉन्ग लग रहा है। हमर माय ओकरा कहलै है ना, उसका सही रूप क्या होगा? तो ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है, ठीक है? बस ये आकार-उकार का थोड़ा-सा दिक्कत है। तो हमर माय ओकरा ओकरा कहलै है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। माय देखे पोटा, जेनी देखे मोटा, लोकोक्ति के अर्थ है। यानी कि देखिए यहाँ पे एक क्या बोला जा सकता है कि लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है कि माय देखे पोटा, ज़ैनी देखे मोटा का अर्थ क्या होता है कि माँ जो है वो आपका पेट का मतलब देख रही है, लेकिन माँ जो है आपकी आपकी मम्मी की भी जो हैं वो आप देखते होंगे, लड़के हैं या फिर लड़की हैं, रियलाइज़ करते होंगे कि अ हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। ये कहीं न कहीं ये लोकोक्ति हमको फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है? हमको जम नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है कि माय देखे पोटा और ज़ैनी देखे मोटा। अ, माय ममतामयी और जेनी स्वार्थी, ऐसा भी नहीं है। ये एक लोकोक्ति है, इसको आम जीवन से लेना-देना नहीं रखिए, ठीक है? माँ माँ क्या है कि ममतामयी होती है और पत्नी जो है थोड़ी स्वार्थी होती है। जैसे एक एक हमको वारदात याद है, कहीं पे हम रील्स वगैरह देखे थे कि अ, उधर से बेटा आता है घर, तो माँ पूछती है कि माँ बेटा तूने खाना खाया? पत्नी उधर से आती है तो उसका पर्स लेके भाग जाती है। तो कहीं न कहीं ये घोर कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो माँ देखे पोटा और जनी देखे मोटा का ये अर्थ होता है कि माँ ममतामयी होती है, जबकि जनी जो होती है वो स्वार्थी होती है। सब नहीं होती है, ठीक है? ये भी याद रखना है। ऐसा हुआ तो किसी का शादी ही नहीं होगा फिर। देखिए मज़ाक से हट के 24th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन भाषा आर्य परिवार के हैं? यानी कि कौन-सा भाषा जो है वो आर्य परिवार का है? तो ये है आपका खोरठा भाषा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोनो शब्दक टोना, कोनो शब्दक पाछू जुइत के
ओकर माने बदल दे है ओकरा कहल जाए। यानी कि देखिए कोई शब्द का टोना यानी कि कोई शब्द का छोटा सा एक टोना यानी कि कोई भी प्रत्यय है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। इसका प्रत्यय होता है जो छोटा सा एक शब्द मिल करके उसका एक अर्थ को ही बदल देता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। देखिए, अब देखिए, खोरठा पहेली के कहल जा है। खोरठा पहेली जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है हियाली। ठीक, मुहावरा को आहना इसी प्रकार से कहा जाता है। पठतर मतलब उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 27, उड़ीस महात्म निबंध कौन किताबें छपल रहे। देखिए जब हम आपका एक्साइज कांस्टेबल का ले रहे थे ना क्लासेस, उस टाइम हम उड़ीस महात्म आपको यहाँ पढ़ा चुके हैं। अगर आपको टाइम मिले या फिर आप 2x का स्पीड में किसी वर्क को करते करते अगर आप उड़ीस महात्म को देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा निबंध है ये। इसको आप देखिएगा, खोट्ठा गद्य संग्रह में ये लिखा हुआ है। उसी का एक निबंध का एक टॉपिक है उड़ीस महात्म। ठीक है, इसको आप लोग अगर मौका मिले, अगर आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हैं। शेख भिखारी के जन्म स्थान के नाम है, यानी कि शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका खुदिया लोटवा गांव में। खुदिया लोटवा ये जो जब हम लोग जीवनी पढ़ा रहे थे शेख भिखारी का, उस टाइम शेख भिखारी बिरसा मुंडा बड़का बुजुर्ग बिरसा ये पढ़ाए थे, शेख भिखारी पढ़ाए थे। तो उसमें एक गाँव का नाम आया था खुदिया लोटवा गाँव, जहाँ पे शेख भिखारी जी का जन्म हुआ था। अब देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हाँ, तो हम कहाँ थे, डा है ना, डा शीर्षक के नाटक का जैनी पात्र एक है, उसका नाम क्या है। एकमात्र औरत थी, वो क्या थी, तो रचना थी। ठीक है, तो देखिए डा हम क्या बोले, जब हम एनालिसिस कर रहे थे, जब हम प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन बुक को लेकर के जब बैठे हुए थे, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे एग्जामिनेशन का आया था। 10+2 का भी था, ग्रेजुएशन लेवल का भी था, है ना। तो उसमें जब हम देखें तो शायद पंचायत सचिव का ही 2016-17 में जो एग्जामिनेशन हुआ था ना, तो उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए कि डा शीर्षक का डा का अर्थ क्या होता है। तो खुदा ना खास्ता अगर जेटेट में भी हमारा पूछ लिया जाए कि डा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो डा का अर्थ होता है जलन या फिर ईर्ष्या। और हम लोग इस नाटक में अगर हम डिटेलेशन इसका करें तो इस नाटक में हम लोग यही देखेंगे कि किस प्रकार से दो भाई और उसकी एक पत्नी होती है ना, दोनों भाई में किस प्रकार से ईर्ष्या की वजह से दोनों में फूट पैदा किया जाता है और किस प्रकार से दोनों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। तो ये चीज़ को हम लोग देखेंगे डाह नाटक के अंदर। तो इसमें एक ही लेडी कैरेक्टर थी, उनका नाम था रचना। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताबें कौन बच्छर छपल रहे। यानी कि देखिए खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो किताब है वो कौन सा बच्छर में छपा था, तो ये था आपका 1989 में, 1989 ईस्वी में। तो सॉरी, है ना, देखिए 1989। तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट। और जेटेट का जो और रीजनल लैंग्वेज पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपका 30 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आई होगी। आज 6 to 8 है, उसके बाद में हम लोग 1 to 5 का भी क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड सर्कल में मतलब कि इसको जहाँ भी आपका ग्रुप है उसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हम लोग हमसे कनेक्ट हो पाए, हमसे जान पाए, हमसे जुड़ पाए। यही मेरा आशा आप लोगों से करते हैं। ठीक है, यही रिक्वेस्ट है मेरा, ताकि 30 में 30 अगर ना भी हो पाए तो 25+ तो होना लाज़मी है, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ आपका सीडीपी का भी क्लासेज होगा, सीडीपी का भी मैं क्लासेज लूँगी, तो इसका भी डेमो आपका जाएगा यूट्यूब पे ही। उसके बाद में इसकी क्लासेज जो है ना वो एप्लीकेशन पे स्टार्ट होगी, और एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, 149 ही है, तो उसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासेज अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है? यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि।